जय धन्वंतरि जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। जय सर जय धन्वंतरि। डॉक्टर साहब। प्रणाम सर। प्रणाम डॉक्टर साहब। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। नमस्कार सर। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। क्या होते जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जय धन्वंतरि डॉक्टर सोमलदीप जी। जय श्री राम। सर आपको फीवर तो नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, फीवर तो नहीं आया है। चलो ना ही आए। सर आज तो बूस्टर डोज भी लगवा दी इन लोगों ने हमें। तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? सर जो जिन्होंने को लगी उनको भी तो कोरोना हुआ ही। तो फिर सिम्टम्स बहुत कम है ना डॉक्टर साहब उनमें, फिर जिनको दोबारा हुआ ना, जिनके बूस्टर वगैरह सेकंड डोज भी लगी हुई है। जैसे डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड के यहाँ डिपार्टमेंट में ना कितने लोग आ गए पॉजिटिव, पर ज्यादा सिम्टम नहीं है उनको। चलो कुछ तो फायदा होता ही होना दो इंजेक्शन का। जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। मुझे नहीं पता कि पाचक पित्त के बारे में लोग कितना पढ़ते हैं और कितना जानते हैं। जय धन्वंतरि। जय डॉक्टर साहब। पर आज मात्र पाचक पित्त के बारे में ही हम बात करेंगे। इसको बात करने के पीछे कारण यह है कि
इससे पूर्व के व्याख्यान में पैनक्रियाटाइटिस के बारे में बात की गई और उसको पढ़ाते वक्त मुझे ये लगा कि शायद ये जो पित्त का कंसेप्ट है, ये जो मेरा नजरिया है, देखिए कई बार क्या होता है कि प्रत्येक डॉक्टर जो है वो जो नहीं भी जानते पित्त के बारे में वो भी प्रवाल पिष्टि देते हैं। अब वो उनको ये बता दिया गया कि भाई अगर जलन हो तो प्रवाल पिष्टि दे देना, ऐसा करके। तो इसलिए ये है कि ये नजरिया जो है वो पूर्ण रूप से, जिसे आप कहें कि भाई वो अनुभव के आधार पर है। ये जो मैंने पढ़ा लिखा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कि हम और आप इस बात को अच्छी तरह से बात जानते हैं और इस बात को भी अपने दिमाग में प्रत्येक वैद्य को डाल लेना चाहिए कि मानव शरीर में अपने पोषण या वृद्धि के लिए जो कुछ भी वो प्राप्त करता है उसे वह आहार या विहार के द्वारा ही प्राप्त होता है। मनुष्य की जो वृद्धि हो रही है, जो पोषण हो रहा है, वह पोषण जो है वह आहार के द्वारा ही होता है। परंतु सवाल यहाँ पर आके अटक जाता है कि भाई मैं अश्वगंधा ले रहा हूं या मैं निरा मांस भी ले रहा हूं, और ये कहा जाता है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, तो मैंने मांस खा लिया तो मेरी मांस की वृद्धि हो जानी चाहिए थी, है ना? क्योंकि भाई नियम तो यही है। परंतु उसमें एक पेच यहाँ पर अटता है कि उस मांस को क्या मैं पचा पाया? तो एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन मैं कर रहा हूं, वह भोजन जो है वो पहले एक रूप में परिणत होगा, है ना? या हम इसको डाइजेशन की परिभाषा में ये कहें कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बचाने की क्रिया, यानी कि एक पार्ट तो ये है ना? और ये पार्ट जो पूर्ण होगा वो कहाँ होगा? वह एलिमेंट्री कैनाल में होगा, है ना? ये हमारे कोष्ठ में होगा कि आपने जो भी भोजन किया उस भोजन को एक रूप में परिणत कर दिया गया। परंतु जब इसे एक रूप में आपने परिणत कर दिया, परंतु जब आपने इसको एक रूप में परिणत कर दिया, फिर भी धातुओं में आत्मसात करने के लिए भी हमें कार्य करना पड़ता है, यानी कि उस सरलीकृत भोजन पर भी एक जो है और क्रिया होती है ना? यानी कि जो भोजन आपने लिया उस भोजन को पहले सरल किया जाएगा, एक रूप लाया जाएगा, और फिर उस एक रूप में बनाने के पश्चात उसको आत्मसात करना, यानी कि वो मेरे शरीर में लग जाए, वह मेरे शरीर की वृद्धि कर दे, इसीलिए उसको मेरे शरीर की धातुओं के समान जो है वो बनना होगा ताकि मैं उसको आत्मसात कर सकूं। ये बात समझ में आती है, आ रही है आपको? हाँ जी। सर। तो आहार विहार आदि द्वारा ग्रहण किए गए द्रव्यों को एक रूप में परिणत करने वाली क्रिया का नाम क्या है? पाचन। पाचक। और जिस शक्ति द्वारा यह पाचन क्रिया एवं द्रव्यों को आत्मसात करने की क्रिया संपादित होती है उसे पाचक पित्त कहते हैं।
ठीक है, यानी कि हम वो फूड जो मेरा जीवन है उस फूड को एक रूप करना और वह मुझे आत्मसात हो जाए, इस क्रिया को एक्चुअली में हम पचन कहते हैं। और इस वह शक्ति जो इस पाचन क्रिया को संपादित करती है उसको हम पाचक पित्त कहते हैं। भाव प्रकाश के पूर्व खंड के गर्भ व्याकरण में एक श्लोक है, पाचकम पचते भुक्तम शेषाग्नि बलवर्धनम। पाचक, पचते भुक्त, जो मैंने खाया उसको पाचकम, पाचक जो है वह पचाता है, उसके साथ क्या करता है, शेष अग्नि बलवर्धनम, और बाकी अग्नियों का बल का वर्धन करता है। पाचकम पचते भुक्त, जो भोजन किया उसको क्या कर दिया, एक रूप कर दिया। और शेष अग्नि बलवर्धनम, यानी कि भूताग्नि और धात्वाग्नि के बल का वर्धन भी जो है यह पाचक पित्त करता है। इस बात को किसी भी वैद्य को नजरअंदाज नहीं करना। उसके साथ भाव प्रकाश क्या कहते हैं, रस मूत्र पुरीशानी विरेचयति नित्यशः, और रस मूत्र और पुरीश आदि का विवेचन। देखिए, विरेचयति नित्यशः मतलब यहाँ पर विवेच का मतलब क्या है कि विवेचन करना, अलग करके सारकिट्ट विभाजन करके, और सारकिट्ट विभाजन करने के पश्चात सार को जो है शरीर के पोषण के लिए, और मूत्र और पुरीश जो कि किट्ट है उनको शरीर से बाहर निकाल देता है। ऐसा पाचक पित्त का कार्य है। तो अब यहां पर एक बात थोड़ा सा आपको ये बताना है कि मैंने आपको ये कह दिया कि शरीर की वृद्धि होगी, हमारा जीवन चलेगा, हमारी सारी आवश्यकताएं किससे पूर्ण होंगी, आहार से, है ना, हाँ जी सर। आहार से पूर्ण होगी। और यह आहार जो पाचक पित्त है यह भी तभी उत्पन्न होगा जब आप आहार लेंगे। ठीक है जी, ये कब उत्पन्न होगा, हाँ जी सर। ये जब कब हम उत्पन्न, आहार लेंगे। आहार लेंगे। हाँ, जैसे ही आपने आहार लिया वैसे ही ये पाचक पित्त जो है वह उत्पन्न हो जाएगा। और फिर यह पाचक पित्त जो है वह आहार का पाचन करेगा, और इस पाचन के फलस्वरूप फिर पचित आहार से शरीर की वृद्धि होगी, और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। ठीक है जी, इस बात को समझ गए हम। हाँ जी हाँ जी। यानी कि आहार द्वारा पाचक पित्त की प्राप्ति, और पाचक पित्त द्वारा आहार का पचन, और फिर पचित आहार से इसकी प्राप्ति, यह निरंतर चक्र जो है वो निरंतर चालू रहता है। चरक चिकित्सा में भगवान चरक कहते हैं, यद अन्नम देह धात्व ओज बल वर्णादि पोषकम। यद, यद माने जो अन्न, जो अन्न देह की धातुओं को, ओज को, बल को और वर्ण को पोषण देता है, तत् अग्निह हेतु, उसका उसका जो हेतु है वह क्या है, अग्नि। और जब यह आहार अपक्व रह जाता है तब क्या हो जाता है, यह शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। यदन्नम देह धात्व ओज बल वर्ण आदि पोषकम, वह अन्न, जो अन्न हमारे शरीर को ओज दे रहा है, धातुओं का पोषण कर रहा है, बल वर्ण आदि को बढ़ा रहा है, उसका हेतु कौन है, अग्नि है। और अगर यह अन्न नहीं पचेगा, तो अगर यह अग्नि नहीं होगी तो ये जो जो हमने भोजन किया है वह परिणित नहीं हो पाएगा। अब ये जो पित्त है ये कब रहता है, तो मूल पाचक पित्त, मूल पाचक पित्त शुक्र क्षोणित के संयोग के समय निर्मित हो जाता है। मूल पाचक पित्त, मूल पाचक पित्त जब शुक्र और शोणित संयोग करते हैं तभी निर्मित हो जाता है।
क्योंकि पाचक पित्त क्या है, दोष का ही एक भेद है, और दोष या धातु रूप पित्त जो है वह शुक्र और शोणित में विद्यमान है। पाचक पित्त किसका भेद है, दोष का, और दोष जो है वह शुक्र में और शोणित में धातु रूप में उपस्थित है, और ये संयोग के समय भी और संयोग के बाद भी शरीर में उपस्थित रहते हैं। पुरुषस्य उपहत रेतसः स्त्रियः च प्रदुष्टा योनि शोणित गर्भाशया यदा भवति संसर्ग ऋतु काले। तो जो आर्तव है वह क्या है, वह अग्नि तेजो गुण प्रधान है। ये बात समझ रहे हैं आप कि नहीं? हाँ जी सर। और यह जो तेजो गुण प्रधान है, यही एक्चुअली में जाके जिसमें परिणत करने की क्षमता है, तो पाचक पित्त जो है वो यहीं से उत्पन्न होकर और अंततः परिणत होना, वृद्ध करना, विवेचन करना आने की क्रिया जो है वह शुरू से ही विद्यमान रहती है। अब उसके पश्चात जो पाचक पित्त है उसके भेद कितने हैं? तो एक्चुअली में जो पाचक पित्त है उसके दो भेद हैं। एक तो सूक्ष्म इंद्रिय अगोचर व्यापक शक्ति स्वरूप, सूक्ष्म इंद्रिय अगोचर व्यापक शक्ति स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि वह आपको आपकी नेत्र के द्वारा आप उसको क्या नहीं कर सकते, दृष्टिगत नहीं कर सकते। और कैसा है, शक्ति स्वरूप। जब कार्य होकर दिखाई देगा तब आपको मालूम पड़ेगा यार ये तो हो गया, परंतु आपको दिखाई नहीं दिया। और दूसरा होता है पाचक पित्त का जो स्वरूप है वह कैसा है, स्थूल स्वरूप। कैसा है, स्थूल स्वरूप। तो पाचक पित्त के दो भेद हैं, एक सूक्ष्म इंद्रिय अगोचर व्यापक शक्ति स्वरूप और दूसरा स्थूल स्वरूप। और आपने कभी ध्यान अगर नहीं दिया हो तो मैं आपको याद समझाता हूं कि किस तरीके से वो सीक्रेशन हो जाता है। जो मैं कह रहा हूं आपको कि पाचक पित्त का व्यापक शक्ति स्वरूप है, अगर आप भूखे हैं और मैं आपके सामने रसगुल्ला रखूं तो क्या होगा, मुझे बताइए। मुंह में पानी आ जाएगा। ये मुंह में पानी जो सीक्रेशन आ गया वो किसकी वजह से आया, वो उस सूक्ष्म पाचक पित्त की वजह से आया जो कि केवल दृष्टिपात की वजह से ही उत्पन्न हो गया। क्या ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर। और अगर आपको भूख लगी थी और भूख लगने पर आपको अन्न नहीं मिला और पित्त निकल गया और आपको एसिड हो गया, ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ जी सर, बहुत बार। है ना? तो वो भी कैसा हाँ है, जी वो सर। सूक्ष्म इंद्रिय अगोचर व्यापक शक्ति स्वरूप पित्त है जो दिखाई तो नहीं होता, परंतु दृष्टिपात यानी कि या तो आपने कोई चीज देख ली या आपको भोजन समय पर नहीं मिला तो वह जो है निकलना शुरू हो गया, क्योंकि आपको भूख लग गई थी और उसने समय पर उसके आधार पर निकलना शुरू किया। ऐसा अग्नाशय में भी होता है और ऐसा किसमें होता है, वो सॉरी अमाशय में भी होता है, और ऐसा लाला स्त्राव जिसको हम सलाइवा कहते हैं उसमें भी होता है। एक होता है स्थूल स्वरूप, जैसे कि सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूस है, काइल यानी ग्रहणी स्त्राव है, बाइल यानी यकृतिक स्त्राव है, और सिक्रेटिन या जो पैनक्रियाटिक जूस है वह। तो यहां पर भाव प्रकाश लिखते हैं कि अग्नि भिन्न गुणे युक्ते पित्त गुणे भिन्न तथा। आप कभी भी पित्त और अग्नि को एक नहीं मानना। अग्नि भिन्न गुणे युक्ते पित्त गुणे भिन्न तथा, अग्नि के गुण भिन्न है और पित्त के गुण भिन्न है। द्रव स्निग्धम अधोगंच पित्तम, तो द्रव और जो स्निग्ध है और जिसकी गति नीचे की ओर है वह स्थूल पित्त है। द्रव स्निग्धम अधोगंच, द्रव है
स्निग्ध है और नीचे की ओर गति कर रहा है। वहिनरतो अन्यथा, और अन्यथा जो शक्ति स्वरूप पित्त है जिसकी गति ऊपर की ओर होती है, अग्नि की गति कैसे है, ऊपर की ओर होती है। तो जो सूक्ष्म इंद्रिय अगोचर व्यापक शक्ति स्वरूप जो पित्त है, जिसको कि अग्नि संज्ञा दी गई है, जो कि द्रव और स्निग्ध नहीं होता, त्याग तो पित्त जब अपना द्रव गुण त्याग देता है तो वह अग्नि का रूप धारण कर लेता है। क्या ये बात मैं समझा पा रहा हूं आपको? सर जी सर। हाँ जी, हाँ जी, कोई सवाल आ रहा था, पूछिए। सर हाँ जी सर, यहाँ पे कैसे मतलब हम कहेंगे कि उसने अपना द्रव गुण त्याग दिया? हाँ, देखिए, अगर अग्नि को ऊपर की ओर गति करनी है, ऊपर की ओर गति करनी है, तो वायु का रूक्ष गुण जो है वो आता है ना? तभी जो है हाँ अग्नि जी जो है सर। वो वृत्त होती है। हाँ और जी, हाँ जब जी। ये रूक्ष गुण आता है तो वह स्निग्ध गुण को क्या कर देता है, हटा देता है ना? और द्रव गुण को, क्योंकि द्रव और स्निग्ध जो है वो एक दूसरे के पर्याय है ना? जल गुण, जल महाभूत के वो है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी सर। तो अब इसमें क्या बताया कि जो पित्त जिसमें पित्त के हम क्या कहते हैं, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु, है ना? तो जो द्रव है और किंचित स्निग्ध है, और जिसकी वजह से ये नीचे की ओर गति कर रहा है, जो अधोग पित्त है, वो कैसा स्त्राव युक्त पित्त है। कैसा पित्त हाँ, है? स्त्राव। स्राव युक्त। और जो हमारे शरीर की अग्नि को वृद्ध कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, उस रूक्ष गुण के कारण उसको हाँ हमने जी, क्या कह दी, उस शक्ति स्वरूप पित्त को क्या कह दिया, अग्नि की द्रव स्थिति। वाहित। हाँ जी सर, ठीक है। क्या मैं इतनी बात समझा पाया हूं आपको कि नहीं? हाँ जी सर। जी सर। ठीक है। अब उसके बाद हमने इनकी गणना कर ली। जो स्थूल पित्त है वह सलाइवा में है, वह अमाशयिक स्त्राव में है, वह ग्रहणी स्त्राव है, वह याकृतिक स्त्राव है, और वह क्लोम स्त्राव है। यह सब कैसे हैं? ये स्थूल पाचक पित्त के में से निकलने वाले स्राव हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। यस सर। इसको हम कहते हैं पाचक कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? पाचक पित्त कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, है ना? अब क्या हुआ कि थोड़ा पचन की क्रिया पर ध्यान दें कि वो क्या होगा। आपके सर्वप्रथम जब आप जो कोई ठोस पदार्थ लेते हैं तो जो जिह्वा से लाला स्राव निकलता है वो उसको मुलायम बना देता है, और दांतों के द्वारा उसको हम क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं, है ना? सूक्ष्म रूप बना देते हैं। क्योंकि एक्चुअली में व्यवस्था के फलस्वरूप मेरे शरीर में यह भोजन लग जाए, इसलिए सबसे पहले उसको सरलीकृत एक रूप करके और एक रूप के बाद उसको आत्मसात करना है, तभी यह भोजन मुझे लगेगा। तो मैंने इस भोजन को अपने दांतों से चबाया, चबाने के पश्चात मैं इस भोजन को जो है वह नीचे की ओर ले गया। जैसे ही भोजन जो है वह जिह्वा पर टच किया तो लाला स्राव आया इसी पाचक पित्त के फलस्वरूप। और जैसे ही भोजन पेरास्टल्सिस मूवमेंट के या क्रमानुकुंचन गति के कारण नीचे की ओर आया, तो जैसे ही इसने टच किया अमाशय की दीवार को, तो अमाशय की दीवार से अमाशयिक स्राव निकला। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। ना, ये बात तो हर किसी को समझ में आती है कि भाई हाँ ऐसा ही होता है। अब जब अमाशयिक स्राव जो होता है और जो सलाइवा है उसका स्राव जो है वो क्षारीय है, और जो अमाशयिक स्राव है उसका जो स्राव है वह आम्लिक है। तो सबसे पहले यह जो क्षारीय स्राव होता है वह थोड़ा बहुत जो है वह इस आम्लिक स्राव को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके पश्चात क्या होता है कि यह भोजन जो है वह कुछ समय तक काला प्रकर्ष की वजह से, क्योंकि काल भी जो है वो भोजन के परिणमन की एक क्रिया है, तो आप देखेंगे
कि इसको जो है अगर अमाशय है तो इसको किस तरह से थोड़ा सा ना स्लाइटली टेढ़ा करके लेटाया गया है ना, ताकि भोजन जो है वह इसमें कुछ देर तक रुका रहे और इसमें परिणमन की क्रिया जो है वो संपादित हो सके। अब यह जो लाला स्राव है और अमाशयिक स्राव है, ये तो क्या होते हैं, ये शक्ति रूप पाचक पित्त के कारण और भुक्त आहार के कारण, यानी कि फिजिकल जो है आपने देखा और आपको स्राव आने लग गया, और दूसरा आपने भोजन किया यानी कि केमिकल, तो ये दोनों के द्वारा निकलते हैं, है ना। यानी कि फिजिकल और केमिकल, शक्ति स्वरूप भी निकलेगा, स्राव निकलेगा, और जब स्थूल भोजन टच करेगा तब भी निकलेगा, दृष्टि मात्र से भी निकलेगा, और किंचित स्थूल रूप से होकर जब स्पर्श करेगा तब भी निकलेगा। इस प्रकार से फिजिकल और केमिकल इन दोनों क्रियाओं के द्वारा जो है वो लाला स्राव और अमाशयिक स्राव जो है वह निकलता है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी सर। अब क्या हाँ हुआ कि ये भोजन जो है वो यहां से जब इधर की ओर जाएगा तो क्या होगा कि यह जो गृहिणी है, इस गृहिणी रस का अपना एक स्राव है, ठीक है, जो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा स्राव है? क्षारीय। क्षारीय। अब यह क्षारीय और यहां से जो ये आम्लिक भाग आया, तो इसका काम क्या है कि एक तो अमाशय से जो आहार द्रव्य आया है जो कि किससे ओतप्रोत है, अमाशयिक स्त्राव से ओतप्रोत है, इसमें वो जो खाना नीचे चलकर आया है उसमें कौन सा सीक्रेशन लिपटा हुआ है? एसिडिक। आम्लिक स्त्राव चिपका हुआ है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो ये जो क्षारीय वाला पार्ट होता है, जो गृहिणी स्त्राव होता है, वो सबसे पहले क्या करता है कि उसमें से उस खाने में से क्षारीय भाग, अम्लीय भाग को अलग कर देता है। क्या करता है? अम्ल भाग को अलग कर दिया और उस भोजन को अलग कर दिया। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। और फिर क्या करता है कि इस अम्ल भाग को वापस अमाशय में भेज देता है। दूसरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी। पहला क्या हुआ कि यह जो क्षारीय स्त्राव है वह क्या करेगा, अमाशयिक स्त्राव से लिपटे हुए भोजन को पहले अलग करेगा, फिर अमाशयिक स्त्राव को वापस अमाशय में भेज देगा, और थोड़ा सा क्षारीय स्त्राव वापस इसके साथ जाएगा। और वो क्षारीय स्त्राव क्या करेगा, एक तो ये अम्ल को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया ताकि ये मधुर हो गया, और ये मधुर भाव जो है वह सार रूप में ऊपर की ओर हृदय की ओर जाएगा, और नीचे की ओर जो है वह किट्ट के रूप में चला जाएगा। दूसरा कि यदि यह यहां तक क्लियर है कि नहीं? सर सर एक बार रिपीट कर देंगे? देखिए, अब हम ये क्या कह रहे हैं कि अमाशय से जो पित्त निकला वो कैसे स्वभाव का है, अम्ल के स्वभाव का है ना। तो भोजन हाँ पर किसकी क्रिया हुई, अम्ल की क्रिया हुई, है ना। ये बात हाँ तो जी। समझ में आ रहे हैं हम। हाँ जी सर। और भोजन पर जब अम्ल की क्रिया हुई और अम्ल की क्रिया होने के पश्चात जब यह गृहिणी में आया तो गृहिणी में क्षार था, है ना। हाँ जी। यह क्षारीय स्त्राव जो निकला, इसने क्या किया, एक तो क्षार प्लस अम्ल इज इक्वल टू मधुर होता है, हाँ जी सर। तो मधुर भाव को प्राप्त होकर भोजन हृदय की ओर जाता है और किट जो है वह अलग होकर नीचे की ओर जाता है। ठीक है जी। हाँ जी सर। इसके साथ क्षारीय जो स्त्राव है वो क्या करता है कि ये भोजन में से जैसे ही इसको टच करता है इसको अलग कर देता है, ठीक अम्ल है। को अलग कर देता है। अब भोजन रह गया, इस अम्ल को वापस बैक टू क्या कर देता है, अमाशय में अमाशय भेज में। देता है। परंतु दिक्कत ये है
कि जब ये वापस इसको अम्ल भेजता है तो ये अम्ल वहां पड़ा ना रहे, इसीलिए क्या करते हैं कि इसके साथ जो क्षार है वो भी साथ जाता है, ठीक है। और हाँ जी यह क्षार जो होता है वो ज्यादा अम्ल ना निकले और जो बचा हुआ उस पर नियंत्रण करना, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है उस पर नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है, ये जो ग्रहणी से निकल रहा स्त्राव वो है। अब जब ये ग्रहणी से निकल रहा स्त्राव जो है वह उचित रूप से कार्य नहीं कर पाता है, तो जब यह नीचे यहाँ पर रहता है तब यहाँ पर जो है वो ड्यूडिनल अल्सर को उत्पन्न कर देता है, या क्या कर देता है, परिणाम शूल को उत्पन्न करता है, ठीक है जी। हाँ जी सर। और जब यह क्षारीय स्त्राव कम होता है तो यहाँ पर जो आम्लिक स्त्राव था जो वापस गया था वो पड़ा रहता है और किसको उत्पन्न करता है, अन्न द्रव क्षूल को उत्पन्न हाँ करता जी है। ये दो क्लियर आपको बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी सर। अगर किसी को ना समझ में आ रही हो तो मुझे बताए। सर परिणाम शूल वाला एक बार बता दीजिए, अंद्रव वाला समझ आ गया। हाँ, ये भोजन, ये तो क्या होगा कि अन्न द्रव क्षूल का मतलब क्या है कि जैसे ही अन्न टच कर रहा है तो सीवियर गैस्ट्रिक जो आपको अल्सर होता है वो हो गया, ये गैस्ट्रिक अल्सर हाँ है जी हाँ जी हाँ जी सर। और ये ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है ड्यूडिनल जी, अल्सर। ठीक है जी। अब जो अम्ल के कारण अम्ल के आमाशय में घाव उत्पन्न कर रहा है हम उसको क्या कह रहे हैं, अन्न द्रव शूल। अंद्रव शूल। और जो भोजन यहाँ पर आकर क्षारीय स्त्राव की कमी की वजह से यहाँ पर उसने व्रण उत्पन्न कर दिया, उसको परिणाम शूल या ड्यूडेनल अल्सर कह रहे हैं। ये बहुत दो बातें मैं क्या समझा पाया आपको? हाँ जी सर। सब इसमें ठीक है, आगे चलूं? हाँ जी सर। नौटियाल जी? जी सर। आ रहा है समझ में या नहीं? जी सर। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं यकृतिक स्त्राव पर। जो यकृतिक स्त्राव होता है वो यकृत से स्त्रावित एक हरित पीत यानी कि हल्का ग्रीन और येलो कलर का एक तरल पदार्थ है, यकृत से जो निकल रहा है। और यकृत से एक नलिका के द्वारा यह कहाँ आता है, ग्रहणी में आता है, ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हो, बाइल डक्ट कहते हो। हाँ जी सर। अब इस स्त्राव का निर्माण एक तो यकृत करता है आहार रस का प्रसादन और रक्त का प्रसादन। यह जो लिवर पर है यहाँ पर दो चीजों का प्रसादन होगा, किन किन का, एक तो आहार रस का और दूसरा रक्त का। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। ठीक है। अब आपने जो भोजन किया उस भोजन के दो भाग होते हैं, एक तो आहार जो होता है वो आग्नेय या तामस होता है और दूसरा सात्विक या राजस होता है। आग्नेय या तामस, सात्विक या राजस, ठीक है जी। जो सात्विक और राजस आहार होता है, जो सात्विक और राजस आहार होता है वह विलाई के द्वारा सीधे ही शोषित हो जाता है, वह यकृत में नहीं जाता। जो सात्विक और राजसिक आहार होता है वह जो ड्यूडिनम है या ग्रहणी की जो रक्त स्रोतस है, जो विलाई है, जो अवशोषक है, वह इसको लेकर और सिस्टर्ना काइली के द्वारा सीधे ही अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। और आहार का जो दूसरा भाग है जो कि आग्नेय या तामसिक है, वह आहार जो है एक्चुअली में कहाँ जाता है, यकृत में जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। जी सर। आहार जो है एक तो सात्विक और राजसिक और आग्नेय या तामस। जो सात्विक भाव है वह रसांकुरों द्वारा शोषित हो सूक्ष्म स्रोतों द्वारा जो है कहाँ सीधा हृदय की ओर चला जाता है, ठीक है। परंतु कहां से,
सुपीरियर वेना कैवा के द्वारा सीधा हार्ट में चला जाएगा, सिस्टर्ना काइली से होता हुआ और वहां पहुंच जाएगा। परंतु जो आग्नेय भाव होता है वो क्या होता है, वह जो है वह पोर्टल वेन के द्वारा या प्रतिहारणी सिरा के द्वारा आग्नेय भाव को यकृत में लाया जाता है। और यकृत में तभी हम कहते हैं कि तेजो रसानाम, है ना, जो तेज भाग है, तेजो रस। अगर आज आपको वो श्लोक का जो एक असली मीनिंग जो है, जो थोड़ा सा और क्लियरेंस है, वो समझ में आ जाएगा। तेजो रसानाम सर्वेशम मनुजानाम रैनी, समझ में आ रहा है तुम्हारे, ये सो गई? हाँ जी सर। आपकी आवाज सुन के तो नींद भाग जाती है। चलो धन्यवाद डॉक्टर साहब, अगर ऐसा है तो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, तेजो रसानाम सर्वेशम, है ना। अब यहीं से देखो, पकड़ लो इस बात को, ये रस, इसको बोलो फिर से, तेजो रसाना, ये क्या है, तेज रस है ना, यानी आग्नेय भाग हो गया। हाँ जी सर। और सर्वेशम, मनुष्यों में जो तेज रस है, तेजो रसानाम सर्वेशम मनुजा, पित्तूष्मनः सह रागेन, उस पर किसकी क्रिया होगी, उस पर रंजक पित्त की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी? रंजक पित्त की। रंजक पित्त की क्रिया होगी। इस आग्नेय भाग पर क्या होगा, रंजक पित्त की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा, रक्त बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। यानी कि आप जो सात्विक भोजन लेते हैं वह तो सीधा जो है सुपीरियर वेना केवा के द्वारा कहां पहुंच गया, हृदय में पहुंच गया, क्योंकि वो बहुत जल्दी आत्मसात हो जाएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो सात्विक है। परंतु जो आग्नेय है, जो तामसिक भोजन है, उसको आत्मसात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो प्रतिहारणी सिरा है, जो पोर्टल वेन है, वो क्या करती है कि इसको यकृत में भेज देती है। यानी कि आहार रस के दो पार्ट हो गए, सात्विक और तामसिक, या सात्विक या राजसिक, या आग्नेय या तामसिक। तो जो सात्विक भाग है वह तो ड्यूडिनम के द्वारा या ग्रोहणी के द्वारा सीधा ही सिस्टर्ना काइली से होता हुआ या रस प्रपाकन से होता हुआ हृदय में पहुंच गया। परंतु आग्नेय तामस के साथ ये सुविधा नहीं है। उनको पहले आत्मसात करने के लिए इस पर भूताग्नि की क्रिया, यानी कि यकृत में जाकर उसको जाना पड़ेगा, और फिर उसके द्वारा ये इंफीरियर वेना कैवा से होता हुआ कहां पहुंचेगा, हृदय में पहुंचेगा। क्या ये बात समझा पाया मैं आपको? जी सर। यानी कि आहार जो है, यानी जो यकृत है, वो दो प्रकार का कार्य करता है। एक तो उसने क्या किया, आहार का प्रसादन किया, और दूसरा रक्त का प्रसादन किया। दो कार्य किए यकृत ने। हाँ जी सर। एक तो आहार को प्रसादित कर, प्रसादित माने साफ कर देना, उसमें से जो भी लक्षण है, जो भी चीजें गलत हैं, उनको हटा लेना, है ना। तो ऐसे ही रक्त का प्रसादन किया। रक्त पर जो दिक्कत थी वो उसने क्या किया, उसने वो बाइल के रूप में या विकृत पित्त के रूप में उसको ले आया और बाकी रक्त को शुद्ध कर दिया या बना दिया। ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी। ठीक है ना। यानी कि जो यहां पर है, यहां पर तीन चीजों की स्थिति बन रही है। एक तो स्वच्छ पित्त, दूसरा अगर हमने जो क्षार अम्ल कटु आदि लिया है उसके द्वारा वैकारिक पित्त, और तीसरा रंजक पित्त। इतनी बात, ये तीन पित्त की स्थिति यहां समझ में आ रही है? हाँ जी सर। एक बार फिर से देखना कि एक तो हमने क्या किया था, आग्नेय पार्ट जब यहां पर पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ कि हमने उस भाग को पचाया पाचक पित्त के द्वारा, परंतु साथ में क्षार अम्ल लवण कटु यदि और अधिक लिए गए थे, परंतु वो उनको उसको आहार जो है यकृत जो है हाँ जी वो हाँ जी प्रसादित नहीं कर पाया, तो वो कैसा हो गया, हाँ जी। हो वैकारिक। जाएंगे, मैं फोन कर रही हूँ।
ठीक ठीक। वैकारिक पित्त। और तीसरा जो था, क्योंकि क्या होता है कि जो आरबीसी के कण जो है वो लगातार जो है वो खत्म होते रहते हैं, है ना। और जो वो खत्म होते हैं तो रक्तवा स्रोतस में क्या, रक्तवानाम स्त्रोतसाम यकृन मूलम प्लीहा च। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। तो वो जो रंजक पदार्थ होता है वो खत्म होकर वापस रक्त में ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से यकृत में 3 प्रकार के पित्त की स्थिति बन जाती है। एक तो स्वच्छ पित्त, एक वैकारिक पित्त और एक रंजक पित्त। क्या इतनी बात मैं समझा पाया आपको कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जो यकृतिक स्त्राव बना वो कैसा बना, पित्तम उष्णम द्रव पीत नीलम सत्व गुणो उत्तरः रस कटु लघु स्निग्ध तीक्ष्ण अम्लंतु पाकतः। इस प्रकार से यकृतिक स्त्राव की स्थिति उत्पन्न हुई। और लिवर के जो 2 खंड हैं, दक्षिण और वाम, या लिवर के 2 लोब हैं, कौन कौन से, एक राइट एंड लेफ्ट लोब। इस राइट और लेफ्ट लोब दोनों से यकृत नलिका के द्वारा जो जो स्त्राव है वो ग्रहणी में गिरता रहता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर रिपीट कर दीजिए सर हाँ प्लीज। जी, हाँ जी। देखिए, यकृत के 2 खंड होते हैं ना। अब हमने क्या किया कि भाई हाँ लिवर जी। ने बनाया कि भाई एक तो स्वच्छ पित्त, दूसरा वैकारिक पित्त और तीसरा रंजक पित्त, है ना। इस प्रकार का एक स्त्राव बन गया। यह स्त्राव जो है वो राइट एंड लेफ्ट लोब या यकृत के 2 खंड दक्षिण और वाम खंड से होता हुआ यहाँ से नलिका निकलती है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। वह सीधा कहाँ जाती है, एक तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये क्या है, हाँ जी। ये क्या है, स्टमक, अरे ये क्या है, गॉल ये ब्लैडर सर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर गॉल है ना। ब्लैडर सर। इसको क्या हाँ कहते जी हैं, सर। पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय। पित्ताशय। तो ये पित्त जो है ये यहाँ पर जमा रहता है कि नहीं? हाँ जी सर। अरे इस पित्त आशय, पित्त का आशय, यही कह रहे हैं ना कि नहीं? हाँ जी सर। और ये जो पित्त आशय था इसमें पित्त उपस्थित है। तो अब जो क्या होता है कि नॉर्मली तो क्या होता है कि जब गृहिणी में भोजन नहीं है तो क्या होता है कि केवल बाइल डक्ट से होता हुआ स्त्राव जो है वो गृहिणी में आता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। लेकिन जब गृहिणी में भोजन होता है, जब गृहिणी में भोजन होता है तो क्या होता है कि मसल थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो गॉल ब्लैडर पर थोड़ा दबाव पड़ता है। तो गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट है वो हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर वह स्त्राव जो है वह इसमें आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। एक बार फिर से समझते हैं, है ना, कि यह भोजन आपने नहीं किया हुआ, है ना, भोजन नहीं किया हाँ हुआ, जी। लेकिन तब भी यकृतिक स्त्राव जो है वह गृहिणी में गिरता रहता है। ठीक है। हाँ जी सर। और जब आप भोजन करते हैं तो जब भोजन गृहिणी में होता है तो भोजन जब गृहिणी में होता है तो मस्कुलेचर का प्रभाव पड़ता है। मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे ही भोजन जो है वो गृहिणी में आता है या अमाशय में आता है तो वहां के उस ऑर्गन की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो एक तो क्या होता है कि जो यकृतिक स्त्राव है वो बढ़ जाता है और पित्ताशय में जो पित्त जमा हुआ था वो भी नीचे की ओर आने लगता है। ये बात समझ पाए आप? हाँ जी जी सर। सर। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पर जो यकृत था वहां पर जो है स्त्राव जो है वो आ गया। ठीक है जी। अब इस प्रकार यकृतिक स्त्राव में पाचक पित्त के सूक्ष्म एक शक्ति स्वरूप है, एक वैकारिक रूप में है और एक रंजक पित्त के कुछ अंश के रूप में है जो कि कहाँ जा रहा है, गृहिणी में जा रहा है। ठीक है जी। तो अब हाँ जी। यहाँ पर ये जो यकृतिक स्त्राव था उसने 3 कार्य किए। एक तो क्या किया कि
जो वैकारिक भाग था उसको पित्त के रूप में बाहर निकाल दिया। दूसरा, सीधा ग्रहणी में आने से पहले यह अमाशय में जाता है, ठीक है, जाता है, वो अग्नाशय में जाता है, हाँ जी पैनक्रियाज सर। में जाता है ना, हाँ जी सर। तो क्लोम रस को उत्पन्न करता है, जिसको आप सीक्रेटिन कहते हैं। क्लोम रस को उत्पन्न करता है। इस बाइल के इनिशिएशन के कारण जैसे ही ये पैनक्रियाज की त्वचा को स्पर्श करता है तो सीक्रेटिन नाम का क्लोम रस उत्पन्न होता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है कि यह जो वसा का जो पाचन है उसको वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यह 3 कार्य जो है वह यकृतिक स्त्राव करता है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है क्लोम रस। जो क्लोम रस होता है उसको थोड़ा सा यहां से मैं एक बार पिक्चर से क्लियर भी कर दूंगा आपको। ये देख रहे हैं आप, ये अंततः हाँ कहाँ जी आ सर। रहा है, होता हुआ आना इसको ग्रहणी में है ना, लेकिन कुछ भाग इसका पैनक्रियाज में भी पड़ता है। हाँ अब जी इस सर। क्लोम रस को समझ लेना थोड़ा सा। क्लोम रस यानी कि ये जो पैनक्रियाज में रस है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जो यकृतिक स्त्राव हमने कहा कि जो ग्रहणी में गिरता रहता है, तो जो ग्रहणी की जो पित्त धरा कला है, जो कि षष्ठी पित्त धरा कला कहलाती है, वह यकृतिक स्त्राव के कुछ अंशों को शोषित करके क्या करती है, सीक्रेटिन नामक वस्तु का निर्माण करती है। पित्त धरा कला यकृतिक स्त्राव के संयोग से जैसे ही पित्त धरा कला पर यकृत का स्त्राव लगता है, वो क्या उत्पन्न करती है, वह क्लोम रस को उत्पन्न करती है। और यह क्लोम रस जो होता है वह ग्रहणस्थ रक्त स्रोतों द्वारा शोषित हो जाता है और संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। इसके लिए मैं आपको संदर्भ देता हूं। अंगन्य अधिष्ठान अन्नस्य ग्रहणात ग्रहणी मता। अंगन्य अधिष्ठान माने अंगन्य अधिष्ठान, अग्नाशय है ना। अंगन्य अधिष्ठान यानी कि अग्नि का अधिष्ठान। अब यह जो अग्नि का अधिष्ठान है वो कैसे कि ये स्त्राव जो था वो पित्त धरा कला से वापस आके इसमें लौटता है और क्लोम का निर्माण करता है। तो वो क्या कहते हैं, चरक भाव प्रकाश में लिखा हुआ है कि षष्ठी पित्त धरा नाम या कला परिकर्तितः आम पक्वाशया स्थान ग्रहणी स अभिधीयता ग्रहण्यापच्यते कोष्ठम वहीनना जायते कटु। अब ये जो कटु भाव को उत्पन्न हो गया, यहाँ क्या, यहाँ पर जो भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है, अब तक हम क्या कह रहे थे, अम्लीय भाव उत्पन्न हुआ, क्षारीय भाव उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर क्या भाव उत्पन्न हो गया, कट्टू। कट्टू। जो कि अग्नि का अधिष्ठान था। और इस अग्नि के अधिष्ठान पर, अब इसको अग्नि का अधिष्ठान इसलिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह जो अग्नाशय है या जिसको आप पैनक्रियाज कहते हैं, इस पैनक्रियाज से ये जो है वो सब स्त्रावों से अलग है। यहाँ पर जो उत्पन्न अग्नि होगी उसको हम कहते हैं काय ऊष्मा। क्या कहते हैं, काय ऊष्मा या कायाग्नि। क्या कहते हैं, काय ऊष्मा या कायाग्नि। काय अग्नि। यह कायाग्नि जो होती है वह रक्त, वो उसी के लिए कहा गया है, तस्मात् तेजोमय पित्त पित्त ऊष्मा यस शक्तिमान स संचरति कुक्षिस्थ सर्वतो भवनी तव स कायाग्नि स कायोष्मा स पक्वा स जीवनमय। यानी कि अब यहाँ से जो पैनक्रियास के से धमनियां निकलकर पूरे शरीर में जाएंगी, वो एक्चुअली में क्या करेंगी, इसको कायाग्नि कहा गया। और एक्चुअली में यही कायाग्नि जो है वो क्या करेगी, वह जितनी भी धात्वाग्नि है उनको बल देगी। वह हमारे शरीर की ऊष्मा है। अंततः जो शक्ति स्वरूप ऊष्मा थी वह इस धमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में फैलकर क्या करती है, धात्वाग्नि को बल प्रदान करती है, जो कि शक्ति स्वरूपा है। क्या इतनी बात समझ पाए आप? हाँ जी सर।
रजनी जी, हाँ जी सर। आ गई बात समझ में आपको? हाँ जी। तो एक तो जो पोर्ट यकृत से जो आहार का अंश पहुंचेगा, जो कि कैसा होगा, आग्नेय भाग होगा, और जो ग्रोहणी से सीधा होता हुआ, यानी कि जो कि सुपीरियर वेना कैवा से जो आहार रस आ रहा है वो सात्विक है, और जो इंफीरियर वेना कैवा से जो रस का भाग आ रहा है वह आग्नेय है। क्या ये बात मैं समझा पाया आपको? जी सर। हाँ जी और जो पेनक्रियाज में अंततः पहुंचा, जो पेनक्रियाज में अंततः स्त्राव पहुंचा, जिससे क्लोमरस बना, वह शरीर में कायाग्नि या कायोष्माकता को उत्पन्न करता है। यही कायाग्नि जो होती है वह अन्य धातुओं की अग्नि को बल प्रदान करती है। क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर। जी सर। पक्का? हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलो इसको एक बार और थोड़ा सा समझना, और धीरे धीरे, क्योंकि फिर क्या होता है कि बहुत सी चीजें आपको इससे समझना शुरू होंगी। एक बार देखेंगे तो, एक बार फिर से सुनेंगे तो बहुत सी चीजें और क्लियर होंगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हो सकता है, पता नहीं, कुछ तो समझ में आया ही होगा। हाँ जी, नहीं काफी से समझ में आया, पर दोबारा सुनेंगे क्लियर हो जाएगा फिर। हम्म। ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ लेंगे ना अच्छी तरीके से, तो आपको पेनक्रेटिटिस जो है वो आसानी से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने इस पाचक ठीक है तंत्र को चुना। ठीक है सर। रमनप्रीत जी, आपकी समझ में आया? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा आ गया सर, दोबारा सुनेंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नौटियाल जी, आपको? जी सर, दोबारा सुन के क्लियर हो जाएगा पूरा। बडवाल जी? यस सर। नितेश आनंद जी? और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसको एक बार और देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा डिफर है और पूर्णतः शास्त्रोक्त नहीं है ना। इसमें क्या है कि वो अनुभव भी जो है वो साथ में मिला हुआ है, तो थोड़ा सा आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच।